जी, डिफरेंशियल इक्वेशन के पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फरवरी मार्च 2020 है और इसमें देखें कि वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is given. It is given that y is equal to 0, x is equal to 1. Solve the differential equation. देखें 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें हम ये सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सेपरेबल इस पे अप्लाई करेंगे। आप देखें डी वाई की तरफ वाई वाली ये जो टर्म्स हैं इसको इस तरफ लें। दिस इज डी वाई 1/e(x) और dx आ जाएगा। ये सेपरेबल फॉर्म बन गई है और आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इंटेग्रल लेते हैं। जब आप इंटेग्रल लेंगे तो ये जो फॉर्म है इसको आपने देखना है। इंटेग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जो इंटेग्रल है वो था tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 और ये जो tan इनवर्स के साथ इनसाइड x ओवर 1 है इसका डेरिवेटिव लेके हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। जब भी आपको ये फॉर्म नजर आए तो कोशिश किया करें आप इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। 4y को आप लिखेंगे 2y होल स्क्वायर dy, ex को ऊपर लेके जाएं। अब आप इसको इंटीग्रेट करें। देखें ये इंटेग्रल बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2y और इसका जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटेग्रल एज इट इज लिखते हैं और पावर का डेरिवेटिव हम डिवाइड कर देते हैं और साथ हम कांस्टेंट ले लेंगे। क्वेश्चन में उसने हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन को यूज करके कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड की जाएंगी। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ई की वैल्यू बन रही है 1/e। ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2y इज इक्वल टू -1/e⁻x और c की वैल्यू आ रही थी +1/e। यहाँ पे उसने लिखा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी y को सब्जेक्ट बनाना है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको जरूर पूरा करना है। तो tan इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये tan बन जाएगा, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1/2 -1/e(x) और +1/e। ले ये एक क्वेश्चन हमारा। देखिए जो फार्मूला tan इनवर्स का होता है ना, उस फार्मूले को अगर मैं फुल डिटेल फॉर्म में लिखूं ना तो मैं हमेशा इसको ऐसे लिखता होता हूँ कि कांस्टेंट जो भी दिया हो आप उसको लिखेंगे 1 स्क्वायर और यहाँ पे ये आ गया लेट्स सपोज x ओवर a स्क्वायर। दो स्क्वायर होने चाहिए और दरमियान में प्लस होना चाहिए। ये जो चीज है ये बनती है tan इनवर्स ऑफ x ओवर a और x ओवर a का डेरिवेटिव आता है 1/a और अब आपका इंटीग्रल कंप्लीट होता है। जैसे मैं जनरल फॉर्म में इसे एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन मैंने ले लिया ना, अब यहाँ पे 1 नहीं है तो आप क्या करें a स्क्वायर को कॉमन ले लें। जब आप a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a एंड dx, ताकि यहाँ 1 आ जाए। इससे नेक्स्ट लाइन में अब आप इसको उस फॉर्मेट में लिख लें, 1 मीन 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर मीन x ओवर a होल स्क्वायर इंटेग्रल। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इंटेग्रल ले तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x ओवर a और x ओवर a का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/a। ये इससे कैंसिल होगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a। टेक्निक को फॉलो करेंगे ना तो हर तरह का इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा एक 2 मिस हुआ हुआ है ना, तो 1/2 है तो इसका मतलब है इसको हम c की वैल्यू ये निकली थी ना, इस 2 को भी फिलहाल यहाँ रखते हैं। फिर इसको आप ले जाएं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें 2/this। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरह कर लें। ठीक है सही है, ये 2 मिस हो गया था, ये 1/2 है। ठीक है अब सही हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। इस तरह के क्वेश्चन बाज का ट्रिकी होते। ये मई जून 20 का क्वेश्चन है, वेरिएंट 33 है। इसमें स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। A tank containing water is in the form of a hemisphere. The axis is vertical, the lowest point is A.
एंड रेडियस इज आर एज शोन इन द डायग्राम। अब देखिए जरा यहाँ से वो क्या कह रहा है, डेप्थ ऑफ द वाटर एट टाइम टी इज इक्वल टू एच, यानी अभी जो हेमिस्फीयर में जो पानी पड़ा हुआ है उसकी डेप्थ एच उसे मेंशन की हुई है। वो कहते हैं एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द टैंक इज फुल, यानी अगर आप फुल टैंक लेते हैं तो आपको पता है जब टैंक फुल भरा होगा तो उसकी डेप्थ ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, यही बात उसने यहाँ पे की है कि डेप्थ ऑफ द वाटर इज इक्वल टू आर। एट दिस इंस्टेंट अ टैप एट ए इज ओपन एंड वाटर बिगिंस टू फ्लो, यानी इसका मतलब है कि जो पानी का निकलना है ना वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम शो करेगा। लिक्विड कोई भी फॉर्म जो होता है ना उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में डील करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच है। तो इस पहली इंफॉर्मेशन को अगर मैं लिखूं कि डी वी बाई डी टी, प्रोपोर्शनल के लिए के को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ एच आ गया, ये इंफॉर्मेशन आ गई। वो कह रहे हैं द टैंक बिकम्स एम्प्टी एट टी इज इक्वल टू 14, यानी बिकम्स एम्प्टी का मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम बिकम्स जीरो और टाइम कितना आ गया 14। वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक V व्हेन डेप्थ इज h इट इज गिवन बाय द फार्मूला। चलें ये मसला उसने हमारा हल कर दिया, उसने हमें ये दे दिया है, शो दैट dH by dt satisfy the differential equation। ये ए पार्ट है जिसपे हमने तवज्जो देनी है। बाज़ औक़ात डिफरेंशियल इक्वेशन में जब शो दैट वाला क्वेश्चन आता है और इस तरह की चीज बनानी होती है तो उसी पे आपको थोड़ा वर्क करना होता है। मसलन अब देखिए मैं यहाँ से देखूंगा कि मैंने dH by dt बनाना है तो मैं चेन रूल डेवलप करूंगा। dH by dt का मतलब है h वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल t आ गया, और इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का भी जिक्र आ रहा है उसके दरमियान में लिख देता हूँ। तो जब मैं चेन रूल डेवलप करूंगा तो ये बनेगा dH by dt, और जब मैं यहाँ से इधर आऊंगा तो ये बनता है dH by dv और फिर dv by dt। देखिए dv by dt की वैल्यू तो हमने उसकी स्टेटमेंट से लिख ली थी, ये k टाइम ऑफ अंडर रूट एच बन रहा है, यानी इसका मतलब है ये वाली वैल्यू तो यहाँ से आ गई। अब आपने dH by dv लेना है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो v की फॉर्म में दिया हुआ है। ये देखें मैं यहाँ से ये वैल्यू ले रहा हूँ, पाई बाई 3 आ गया, 3r h स्क्वायर और h क्यूब आ गया। अब देखिए वॉल्यूम है और यहाँ पे वेरिएबल h आ रहा है, यानी वॉल्यूम डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है, तो आप dv by dh करेंगे। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये देखें ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 6rh आ जाएगा और माइनस 3h स्क्वायर। 3 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जरा सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, ये बन जाएगा 2rh और 3 उसे कैंसिल हो जाएगा तो h स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये वैल्यूज चेन रूल में पुट करते हैं। देखें हमने निकालना था dH by dt, यहाँ पे dH by dv है, ये देखा जरा ये, और जो चीज हमने फाइंड किया वो dv by dh है, यानी इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ये पाया आ गया 2rh आ गया और माइनस h स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय dv by dt वो आ रहा था k टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h। देखिए उसने कहा है कि आपने dv by dt को इन टर्म्स ऑफ ये चीज लेनी है। ठीक है, अच्छा एक चीज और इसमें मिस की है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो आउट है यानी उसमें डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल लगाएंगे वहां पे माइनस का साइन लिया जाएगा, तो माइनस की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएगी। अब आप इस सारे को सिंप्लीफाई कर लें, देखें dH by dt है माइनस k है पाई, ये देखें जो रूट ऑफ h है इसका मतलब क्या है h की पावर 1/2 है। मैं अगर इसको नीचे ले आऊं तो ये -1/2 बन जाएगा, 2πrh और माइनस एच स्क्वायर, यानी अगले स्टेप में मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये माइनस के ओवर एच जो है ये कांस्टेंट नंबर के तौर पे होगा। देखें अच्छा माइनस उसने बाहर रखा हुआ है तो हम माइनस को छोड़ देते हैं और के ओवर पाई को हम लेके चलते हैं। ठीक है, यानी माइनस की वैल्यू को हम बाहर ही रहने देते हैं, dH by dt, ये देखें ये नेगेटिव आ गया, ये जो के ओवर पाई है इसको b से रिप्लेस कर दें, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2rh पावर 1/2 माइनस h पावर 3/2। अब जरा देखें कि हमने यही चीज फाइंड करनी थी, ये आ गया, और हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये b कांस्टेंट कहाँ से आया था, ये बेसिकली k ओवर पाई के बराबर है।
ठीक है, ये चीज शो करनी थी। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टी इन टर्म्स ऑफ एच एंड आर। अच्छा, आर भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, यानी अब इसका मतलब ये हुआ हमें डी एच बाई डी टी को सिंप्लीफाई करना है। सेपरेबल वेरिएबल लगाते हैं, ये वैल्यू उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 2r h⁻1/2 माइनस h⁻3/2, और इसके साथ ले लेते हैं dh, और ये आ जाएगा माइनस b, और dt को उस तरफ ले जाते हैं। ये सेपरेबल वेरिएबल लग गया। अब आप इसमें इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। इंटेग्रल देखें विद रिस्पेक्ट टू h है, तो आपने h इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 ओवर 3/2, और 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 इज इक्वल टू माइनस बी टी, और कांस्टेंट सी आ गया। अगर आप इनिशियल कंडीशन पे जाएं, क्योंकि हमें यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करनी है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दो कांस्टेंट है, एक बी भी है और एक सी भी है। अब देखिए दो कंडीशन कैसे बनेंगी। अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं तो एक जगह पे उसने ये कहा था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड टैंक इज फुल, और जब टैंक फुल होगा तो डेप्थ किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। यानी इसका मतलब है एक इंफॉर्मेशन ये बनेगी कि जब टाइम 0 लेंगे तो जो डेप्थ है वो r के बराबर है। एक कंडीशन ये है। अच्छा, दूसरी कंडीशन के बारे में उसने क्या कहा है कि अगर टाइम 14 हो जाए, टैंक एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी होगा तो वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम 0, डेप्थ भी 0, और यहाँ टाइम ये आ गया। यानी इसका मतलब है मैं इस इंफॉर्मेशन को लिखता हूँ कि t की वैल्यू 14 पे वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा और डेप्थ जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये दो कंडीशन बारी बारी हम इसमें पुट करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। अच्छा, यहाँ कैलकुलेशन भी साथ साथ में कर देता हूँ। 2/3, और पहले मैं ये फर्स्ट कंडीशन यूज करता हूँ, और ये आ जाएगा r⁻3/2 माइनस 2/5 h⁻5/2 इज इक्वल टू, क्योंकि टाइम 0 है तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, तो c की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ r आ जाएगा। और इस सारे की वर्किंग कर लेते हैं। देखें 4/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 5/2, सॉरी h की जगह r लेना था, तो ये बन जाएगा -2/5, और r पावर आ जाएगी 5/2, 4/3। ये जो 4/3 है -2/5 को सिंप्लीफाई कर लें, ये आता है 14/5 r पावर 5/2, और ये c, ये c की एक वैल्यू निकल आई, एक कांस्टेंट तो निकल आया। इस कांस्टेंट को उसमें पुट भी कर देते हैं। देखें ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन यूज करें ताकि बी भी निकल आए। अब दूसरी कंडीशन में देखें t 14 है, और इस पूरे क्वेश्चन में देखें हाइट का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसलिए हाइट को हम 0 लेके, यानी जो डेप्थ है इस क्वेश्चन में आ रही है वो 0 लेंगे। ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा। ये बन जाएगा b टाइम्स इंटू 14 आ गया, एंड दिस इज 14/5 और r पावर 5/2, यानी b की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ r आ रही है। तो 14b इज इक्वल टू 14/5, r पावर इज 5/2। 14 को 14 से कैंसिल कर दें, b की वैल्यू आएगी 1/5 और r पावर इज 5/2। अब आप b की वैल्यू को भी इसमें पुट कर दें, कांस्टेंट भी निकल आए। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर t इन टर्म्स ऑफ h एंड r, यानी t को सब्जेक्ट बनाना है। t को इस तरफ ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी वैल्यू इधर ले आए। क्योंकि हमें तो t को सब्जेक्ट बनाना है, तो बाकी सारी टर्म्स मल्टीप्लाई कर लें। 1/5 उधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सिर्फ 14 रह जाएगा, क्योंकि r पावर 5/2 भी कट जाएगा। और जब आप इसको लेंगे 5/r पावर 5/2, ये आ जाएगा 4/3 r h पावर 3/2 प्लस 5 टाइम ऑफ r पावर 5/2 इंटू h पावर 5/2। अब इनको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लेते हैं।
20/3, 1 माइनस 5/2 करेंगे तो r की वैल्यू आएगी -3/2 इंटू एज पावर इज 3/2 और प्लस 5r पावर -5/2 और एज पावर इज प्लस 5/2। 2/5 है तो 5 से कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा ना फिर। हाँ मैंने ये मिस कर दिया था, तो ये आ गया। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। अब देखें टी जो है इन टर्म्स ऑफ आर और इन टर्म्स ऑफ एच आर। ठीक हो गया जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर का है और वेरिएंट 3.1 है, 20 का है, 2020 का। इसमें देखें कि वो कह रहा है कि एक्स वाई जनरल पॉइंट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले सबसे पहले सेपरेबल वेरिएबल लगाना है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। वाई वाली साइड पे आप वाई की वैल्यूज लेकर आए, देखें यहाँ पे सिर्फ एक वाई है और ये डी वाई है, तो इसका मतलब है ये बन जाएगा 1/y और इधर आ जाएगा डी वाई। अब डी एक्स को उधर लेके जाना है, इस एक्स को भी सेटिंग करनी है ना, तो देखें कि ये बन जाएगा 1 माइनस 2x² और डिवाइडेड बाई एक्स और ये dx आ गया। अब हमने सेपरेबल वेरिएबल लगा दिया है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है, यानी ये 1/x बन जाएगा -2x हो जाएगा और ये dx ले लिया। अब आप इस स्टेप में इंटेग्रल भी साथ ले लें और log 1/y का जो इंटेग्रल आएगा वो log ऑफ y आ जाएगा। जाहिर है हमने ये सारी वैल्यूज का इंटेग्रल लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम टर्म्स पे सेपरेटली इंटेग्रल अप्लाई कर सकते हैं और log ऑफ y हम फाइंड कर चुके हैं। 1/x का भी इंटेग्रल log ऑफ x आ जाएगा और ये बन जाएगा -x² और प्लस c आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप इनिशियल कंडीशन देखें, उसने x के बारे में पॉजिटिव का है तो कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर यूज हो रही होगी। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। देखें log ऑफ 1 0, log ऑफ 1 0 -1², तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, तो उधर से c की वैल्यू -1 आ, +1 है ना, तो उधर जाके -1 होगा ना। देखो ना, ये 0 कर दूं, ये 0 कर दूं, -1 प्लस c। अच्छा ठीक है, -1 जाके +1 होगा, ठीक है। तो c की वैल्यू निकल आई +1। अब आप इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, log ऑफ y एंड log ऑफ x माइनस x² प्लस 1। देखें अब क्वेश्चन किस फॉर्म में है, वो कह रहा है y इन टर्म्स ऑफ x लेना है। y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि log को खत्म करना है। log खत्म करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है दोनों साइड पे, तो जब आप लेफ्ट साइड पे लेंगे सिंगल टर्म है e पावर log में आ जाएगा और जो राइट हैंड साइड है पूरी की पूरी यानी पूरा एक्सप्रेशन e की पावर में आ जाएगा। ये तो कैंसिल होके y बन गया। इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैं कर देता हूँ ताकि वो भी पता होनी चाहिए। ये बन जाएगा e log ऑफ x इंटू ई पावर -x² इंटू ई पावर 1। ठीक, अब log के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x e इंटू ई पावर -x²। वैसे तो ये e है और ये भी e है, पावर ऐड हो सकती है, तो इसको ऐड करके लिख दें 1 -x²। ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, कंप्लीट सिंप्लीफाइड आंसर। और आपने ये सीखना है कि कंप्लीट सिंप्लीफाइड आंसर कैसे लिया जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर नवंबर वेरिएंट 2 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके से लग रहा है, dx/dt है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, t वाले वेरिएबल्स dt की तरफ करने हैं और x वाले वेरिएबल dx की तरफ करने हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप cos को सिर्फ ला के डिवाइड करेंगे, ये cos स्क्वायर ऑफ 2x आ जाएगा, ये dx आ जाएगा और dt ने ऊपर जाना है तो इसके साथ डिनोमिनेटर में ये चीज आ जाएगी, यानी हमने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में सेपरेबल वेरिएबल बना दिया है। अब आपको पता है हम इस स्टेप में इंटेग्रल भी अप्लाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटेग्रल अप्लाई करें तो 1/cos² का इंटेग्रल का कोई रूल नहीं है, लेकिन हमें रेसिप्रोकल फंक्शन का पता है कि अगर आप 1/cos² को सीकेंट स्क्वायर ऑफ 2x लिखें तो सीकेंट स्क्वायर 2x का इंटेग्रल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan ऑफ एन एंगल और एंगल का डेरिवेटिव 2 आ रहा है, क्योंकि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा e पावर -3t, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज और पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा और प्लस c ये कांस्टेंट लगा दिया। अगर यहीं से आप क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, वो कह रहा है कि x को आपने सब्जेक्ट बनाना है इन टर्म्स ऑफ t लेना है, यानी x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एफर्ट करनी है। पहले आप कंडीशन यहाँ पे यूज कर लें कि x की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 0 है,
तो ये बन जाएगा 1/2 और tan ऑफ 0 आ जाएगा और -1/3 e पावर 0, ये तो टर्म सारी 0 हो जाएगी और e पावर 0 1 है, तो c - 1/3 इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/3। इस c की वैल्यू को आप क्वेश्चन में पुट करें और क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना शुरू कर दें। यानी tan ऑफ 2x और ये 1/2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, -1/3 e - 3t और c की वैल्यू आ गई +1/3। अच्छा, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाना है तो पहले 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा -2/3 e पावर -3t और +2/3। क्योंकि हमें तो x बनाना है तो जब tan को उधर लेके जाएंगे तो ये तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 -2/3 e पावर -3t। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके डिवाइड कर दें, लें ये हमारा आंसर x को सब्जेक्ट बना दिया इन टर्म्स ऑफ t में निकल आया। इस क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी मार्च 2021 सेपरेबल वेरिएबल लगाना है, ये x है ये x है, इनको तो एक साइड पे करें, y को इधर ले आए तो ये 1/y dy आ जाएगा, ये बन जाएगा sin x ओवर 1 माइनस cos ऑफ x और ये आ जाएगा dx। अब हमने देख लें कि y वाले वेरिएबल dy की तरफ कर दिए हैं, x वाले वेरिएबल dx की तरफ कर दिए हैं, सेपरेबल हमारा स्टेप पूरा हो गया है। यहाँ पे जो स्टेप हमने किया है इसका आपको सेपरेबल वेरिएबल बनाने का 1 नंबर तो यहाँ पे मिल जाना है। अब हम इंटेग्रल भी ले लेते हैं और इंटेग्रल लेके सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, ये तो बन जाएगा log ऑफ y इक्वल टू, इस फंक्शन को देखेंगे जो कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव पहले सोचेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव बनता है। देखें 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, जो कि मिला के साइन ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाता है, यानी नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव बिल्कुल मौजूद है। तो जब ये चीज मौजूद है तो ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ले ली, ये भी आ गया। अच्छा, अब इंटेग्रल के अंदर और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इस बारे में आप केयरफुल होंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे हमारा एक सिंगल इंटेग्रल था वो लॉग में आ गया, राइट साइड पे सिंगल इंटेग्रल था वो भी लॉग में आ गया। तो ऐसी सूरत में जब आप कांस्टेंट लेंगे उसको भी लॉग में आपने लेना है। सबसे पहले तो गिवन कंडीशन को इसी स्टेप में आप अप्लाई करके कांस्टेंट निकाल, फिर उसके बाद आप अगले स्टेप पे जा सकते हैं। वैसे अगर आप चाहते हैं कि जी हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, लें जी, सिंप्लीफाई भी करके हम इसको कर सकते हैं। दरमियान में प्लस का साइन है तो इसका मतलब है लॉग की वैल्यूज प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगी। अब आप इसमें कंडीशन लगा दें, x की वैल्यू पाई है, y की वैल्यू 4 है, cos ऑफ i -1 2, यानी log ऑफ 2c आ जाएगा। देखिए log log से कैंसिल हो गया और यहाँ से c की वैल्यू लें तो वो 2 बन जाती है। c की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दें, यहाँ पे हम पुट करते हैं। देखें log ऑफ y log ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ x, यहाँ तक आ गया। log और log कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, वाई इन टर्म्स ऑफ x लेना है, ले जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मई जून 2021 वेरिएंट 3.1 है। इसमें वेरिएबल x और t सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहला जो काम है इसको सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो डी एक्स वाली साइड पे ये पूरी की पूरी राइट साइड इस तरफ ले आए तो ये बनता है 1/x² इंटू 1+2x, ये dx है और dt को इस तरफ लेते हैं। 11 मार्क्स का क्वेश्चन है और 11 मार्क्स के क्वेश्चन का मतलब है कि आपको बड़ा केयरफुल होके इसमें वर्किंग करनी है। अब देखो सेपरेबल वेरिएबल का जो पहला स्टेप है, जब आप उसको लिखेंगे तो आपको 1 मार्क तो उसका यहाँ पे मिल जाता है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप सिंप्लीफाई करने की तरफ जाएंगे, इसमें मुझे पार्शियल फ्रैक्शन बनती हुई नजर आ रही है। आप देखें ये लीनियर फैक्टर है और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो ऐसे स्टेप में आप इसको सेपरेट लेंगे और पूरे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड इस पे अप्लाई कर देंगे।
आपको पता है कि हम ऐसी इक्वेशन को 1 का नाम देते हैं, फिर डिनोमिनेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। लीनियर फैक्टर के होने की वजह से इक्वेशन 2 बनाई जाती है, और रिपीटेड लीनियर की वजह से हम इक्वेशन 3 भी बनाते हैं, और जाहिर है इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके बनाया जाता है। लीनियर फैक्टर के लिए जो वर्किंग करते थे हम, उसमें हम लिखते थे कि इक्वेशन 1 से पहला फैक्टर लेंगे जो कि x है, उसे 0 रखेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, ये x0, ये x0, तो b की वैल्यू निकल आएगी, b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरा लीनियर फैक्टर जब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, दूसरा लीनियर फैक्टर आ रहा है 1 प्लस 2x, और यहाँ से x की वैल्यू निकालें और इसको पुट इन 2 कर दें। 2 में पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इज इक्वल 1 प्लस 2x को 0 लिया है, यहाँ पे 1 प्लस 2x 0 आ रहा है। वैसे अगर आप x की वैल्यू -1/2 भी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ c वाली टर्म्स बचेंगी। ये 1/4 है तो c की वैल्यू 4 बन जाएगी। ये लीजिए, सी भी निकल आया, बी भी निकल आया, एक कांस्टेंट रहता है, वो इक्वेशन नंबर 3 में कंपैरिजन करने से आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर में देखें, कोफिशिएंट लेना है, राइट साइड पे 2a आ जाएगा और यहाँ पे c आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसलिए हमसे 0 ले लेंगे। c की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, उसको आप इसमें पुट कर दें, एक आंसर आ जाए। ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x, ए की वैल्यू है -2/x, बी की वैल्यू आ रही है 1/x² और c की वैल्यू थी 4, और ये आ जाएगा 4/1 + 2x। अगर आप इक्वेशन स्टेरिक में देखें तो हमें लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करना है, तो चले हम इसको यहीं पे इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर हम वहां पे उसे इक्वेशन स्टेरिक में पुट कर देंगे। dx की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये लीजिए। अब थोड़ी सी सेटिंग बनानी पड़ेगी, -2 को बाहर ले लूं तो ये 1/x dx आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का ये 1/x² है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये dx बन जाएगा। अच्छा, नीचे फंक्शन है 1 + 2x जिसका डेरिवेटिव 2 बनता है, और ऊपर हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट 4। आप 4 को ब्रेक करके 2 × 2 कर दें, ताकि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। -2 log of x plus x power -1/-1 and 2 log of 1 + 2x। अब ये जो इंटेग्रल है इसे पुट इन स्टेरिक कर लेते हैं, बाकी फिर वर्किंग और जो सिंप्लीफिकेशन है वो फिर हम वहीं पे कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पे हमने ये सारी की सारी वर्किंग पुट करनी है। इंटेग्रल ले लिया तो डायरेक्ट इंटेग्रल लिख लें, -1/x + 2 × log of 1 + 2x। राइट हैंड साइड पे dt का इंटेग्रल t आ जाएगा और साथ कांस्टेंट आ जाएगा। तो मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और आप कंडीशन देखें तो उसने x1 और t की वैल्यू 0 दी है। चलें, एट x = 1, t = 0, ये देखें, ये तो log of 1 कैलकुलेटर से आप चेक भी कर सकते हैं, -1/1 + 2 log of 3, और t की वैल्यू 0 लेंगे तो c की वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब है कि c को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ ना, 2 log of 3 लिख लेता हूँ, -2, अच्छा ये log 1 तो 0 हो जाएगा ना, इससे तो जान छुड़ाएं, और ये रह जाएगा -1। तो 2 को पावर में लेके जाएंगे तो c की वैल्यू बन जाएगी log of 9 और -1। इस c की वैल्यू को हम इस स्टेप में पुट करके इसको लिखते हैं, और साथ साथ देखिए मैं थोड़ी सी और भी वर्किंग करता हूँ। ये जैसे ये आ गया ना 2 log के साथ, और ये वाली वैल्यू भी 2 log के साथ आ रही है। पॉजिटिव टर्म पहले ले लेता हूँ, 2 log of 1 + 2x, फिर नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेता हूँ 2 log of x, यहाँ पे बच गया -1/x और t प्लस log of 9 एंड माइनस, ठीक है, ये आ गया।
आंसर किस फॉर्म में देना है, टी को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है जी, अब टी को सब्जेक्ट बनाना है, बाकी सब वैल्यूज उधर लेके जानी है। देखें 2 लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको तो आप लिख दें 1 प्लस 2x और स्क्वायर, नेगेटिव को इधर रखें और 2 को ऊपर ले जाएं पावर में, माइनस 1/x आ गया, प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ 9 इज इक्वल टू टी। तो टी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि लॉग ऑफ 1 प्लस 2x ओवर x, मैं सारा इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, ये आ जाएगा -1/x प्लस 1। अच्छा, माइनस लॉग 9 भी आ रहा है ना, तो ये देखें एक स्टेप की और वर्किंग हो सकती है, ये नेगेटिव ये इस लॉग के साथ है, दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि t की वैल्यू बन जाएगी लॉग ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 3x, और ये स्क्वायर कर दिया क्योंकि होल स्क्वायर के अंदर जाना था ना, वैसे तो ये स्टेप बनना था ऐसे करके, देखें 1/9 इंटू 1 प्लस 2x ओवर x होल स्क्वायर। अब देखो 9 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो आप 9 को 3 स्क्वायर लिखेंगे तो तभी होल स्क्वायर में जाएगा, ठीक है, तो ये स्टेप का आपने यहाँ से ध्यान रखना था। -1/x और +1, ये इसका आंसर आ गया। ले जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। मई जून का क्वेश्चन है, दिस इज मई जून 21 और वेरिएंट 32 है। अ कर्व इज सच दैट द ग्रेडियंट एट अ जनरल पॉइंट विद एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ग्रेडियंट का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब है k टाइम ऑफ y ओवर x प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट। द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट्स। अब देखिए दो पॉइंट दिए हैं, यहीं से आप सोच सकते हैं एक पॉइंट यूज करके ये कांस्टेंट आएगा और दूसरा पॉइंट यूज करके जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है वो आप फाइंड कर सकते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले सेपरेबल वेरिएबल लगाते हैं, तो y को तो आप इस तरफ ले आए, तो ये dy की तरफ आ गया, k को ये रखा 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर रूट एंड dx, एक नंबर तो मिल जाएगा सेपरेबल लगाने से। और हमें क्योंकि इंटेग्रल लेना है तो इसका इंटेग्रल ले लें, ये बन जाएगा log ऑफ y। अच्छा, अब इसके इंटेग्रल के लिए आप देखें कि x प्लस 1 की पावर 1 नहीं है, 1 के अलावा हो तो आपको ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो x प्लस 1 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 dx आ जाएगा। अब ये सिंपल इंटेग्रल है, इसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे 1/2 और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इंटेग्रल को पूरा करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव भी डिवाइड किया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में 1 है, तो अगर आप डिवाइड लिख देंगे ठीक है, नहीं लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, इंटेग्रल पूरा हो गया और इसके साथ हमने कांस्टेंट ले लिया, log ऑफ y, दिस इज 2k x प्लस 1 स्क्वायर रूट और प्लस। कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन, दो पॉइंट्स उसने दिए हुए थे तो बारी बारी इन पॉइंट्स को पुट करते हैं। जैसे मैं 0 एंड 1 लेता हूं तो इसका मतलब है ये आ जाएगा log ऑफ 1, और 2k x की वैल्यू 0 लूंगा तो यहाँ 1 स्क्वायर रूट रह जाएगा, और ये जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी 2k प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ, क्योंकि दो अननोन है तो इसका मतलब ये होगा आपके पास साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन 3 और ई पॉइंट की थी, यानी y कोऑर्डिनेट ई है, log ऑफ ई बन जाएगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये पॉइंट मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, तो log ऑफ ई आ गया, और 2k है, x की वैल्यू 3 है, तो जब यहाँ पे इसे पुट करेंगे 3 प्लस 1 4, 4 का रूट आ जाएगा 2 और प्लस c हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज 4k प्लस c इज इक्वल टू 1, क्योंकि log e 1 होता है। ले ये भी हो गया, और ये इक्वेशन आ गई 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन हमने बना ली, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, c c से कट जाएगा, k की वैल्यू बन रही है, देखें साइन चेंज करेंगे तो -2k आ जाएगा, और -1 है तो k तो निकल आया, k की वैल्यू 1/2 आ गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें भी पुट करते हैं, 1 में पुट कर देते हैं, तो इस k की जगह पे जब पुट करूंगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस c, तो इसका मतलब है c की वैल्यू भी आ गई -1। अब आप ये सारी वैल्यूज को मेन क्वेश्चन में पुट कर दें, मैं यहाँ पे से पुट कर रहा हूँ, log ऑफ y, फिर 2k, k की वैल्यू 1/2 थी, 2 इंटू 1/2 x प्लस 1 स्क्वायर रूट और प्लस c, c की वैल्यू -1 आ गई।
देखिए एक्सप्रेशन किस फॉर्म में लेना है, वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्सप्रेसिंग y इन टर्म्स ऑफ x, यानी इसका मतलब है कि हमें y के साथ जो log है उसे खत्म करना है। तो ये x प्लस 1, और आपको पता है log खत्म करने के लिए एक्सपोनेंट लेना पड़ता है, e पावर x प्लस 1 अंडर रूट और माइनस 1, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा e पावर x प्लस 1, और ये माइनस 1 को मैं इंडेसिस का रूल लगा के इसे इस तरह लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर e और e पावर x प्लस 1 अंडर रूट, ये लेंगे, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, मई जून 21 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, वेरिएंट 3 है। वो कह रहे हैं द कर्व शोन इन द डायग्राम द नॉर्मल। अब ये देखें, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर हम टेंजेंट लाइन बनाएं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, और टेंजेंट लाइन में dy बाई dx ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है ना उस पे हमें वर्क करना है। आगे वो कहता है जी कि यही जो नॉर्मल लाइन है ये n पे इंटरसेक्ट करे एक्सिस को, और द पॉइंट m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ p पॉइंट। देखिए p पॉइंट का जो ओरिजिन से लेकर यहां तक जो कोऑर्डिनेट है ना वो x है, और वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है ये y है। तो हमें एक आसानी तो रहेगी कि pm को हम y ले सकेंगे, ठीक। अच्छा, अब आप देखें कि आपने एक चीज पढ़ी होगी एएस में, मैं रिपीट कर देता हूं कि ग्रेडियंट ऑफ लाइन, इसका एक फॉर्मूला तो हम यूज करते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, या आप इसे कहते हैं राइज ओवर रन, ठीक है। अब राइज ओवर रन बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan होता है। तो यानी ग्रेडियंट ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ एन एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा से मुराद है कि जो लाइन एक्स एंगल बनाती है ना उसको हम बोलते हैं ये थीटा। हमने ये करना है, ये चीज शो करनी है, dy बाई डी एक्स को एम एन ओवर वाई लेना है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन उससे और भी दी हुई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एम एन, देखें पी एम एन इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स है, यानी ये एंगल इस क्वेश्चन में x यूज हो रहा है, यानी ये लाइन x बना रही है। यानी जो भी लाइन एंगल बना रही हो ना, अगर आप उस एंगल को tan के साथ लिख दें तो वो बेसिकली ग्रेडियंट बन जाता है। यानी इसका मतलब है इस लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास ये आ गया। चलें अब इसकी वर्किंग को थोड़ा सा ज़्यादा समझाना है, तो मैं उसके मुताबिक लिखता हूँ। क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइन है तो मैं कहता हूँ ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन बन जाएगा राइज ओवर रन, यानी पी एम ओवर बेस क्या आ गई एम एन। और ये देखें, ये जो लाइन है ये स्लोपिंग डाउन है तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। आपको पता है जो लाइन इस तरह होती है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव दिया जाता है, और जो लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने उसी बात को सामने रखते हुए नेगेटिव ग्रेडियंट ले लिया। लेकिन मसला ये है कि जो चीज हमने प्रूव करनी है वो डी वाई बाई डी एक्स है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल है। ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल अगर मैं इसको लिखूं कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट अगर मैं लूं, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बनता है -1 ओवर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल। और इसमें अगर हम इस वर्किंग को फर्दर यूज करें, ये देखें ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल यहां से पिक करूं तो देखें P से M तक तो वैल्यू y है, तो आप इसको y ओवर एम एन, यानी ये लिख देते हैं y ओवर एम एन। अभी एम एन का इशू आएगा ना। अच्छा, जब आप इसे ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लिखते हैं ना, इसका मतलब है इसको तो आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये नेगेटिव ये आ रहा था, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन है इसे जब फ्लिप करके ऊपर लेके जाएंगे तो आपने जो चीज प्रूव करनी थी वो प्रूव होगी, यानी एम एन ओवर वाई लें जी, ये प्रूव हो गया। यानी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझ के आपने अप्लाई करना है, तब ये क्वेश्चन होगा। अच्छा, इसके बाद है वो कहते हैं शो दैट एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आप ये देखिए शो दैट आ गया ना, ये इक्वेशन आप बनाएंगे तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, अभी देखें पिछले पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं इसमें, और जो चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है उसमें कोई एम एन की वैल्यू यूज नहीं हो रही।
अगर आप किसी तरीके से mn निकाल लें तो पॉसिबल है कि आप ये बना लेंगे। अब वो mn कैसे निकलेगा देखें जरा, डायग्राम को चेक करें और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाएं जरा। हाफ बेस क्या है mn, इंटू हाइट क्या है pn, ले जी। उसे क्या क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू tan ऑफ x, यानी ये देखो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ पे आप ले लें tan ऑफ x 1/2, ये pm की वैल्यू y है, ये आ गया mn और ये आ गया y। अब mn की वैल्यू आप इस पिछली इक्वेशन से यहां से निकाल दें, यानी मैं अगर mn को सब्जेक्ट बना लूं तो ये बन जाएगा y उस तरफ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कर दें, देखें tan ऑफ x इज इक्वल टू 1/2, mn की वैल्यू क्या आ गई y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक y आगे लिखा हुआ था, ले जी हमारा कम से कम ये मसला हल हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan ऑफ x, ये दो नंबर इसके भी हमने ले लिए। नेक्स्ट पार्ट यकीनन उसको सॉल्व करने का होगा, मैं वो नेक्स्ट पार्ट मिस कर गया हूँ। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो अपने सेपरेबल वेरिएबल पहले सबसे पहले बनाना है, और ये क्वेश्चन में डेफिनेटली यही चीज होगी। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं ना, और 1/2 को भी यही रहने देते हैं, ये बन जाएगा tan ऑफ x इंटू डी एक्स आ गया। ये क्वेश्चन था 21 का 3-3। मैं इस क्वेश्चन को निकाल लेता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये देख लें कि अब यहाँ से ये अब बी पार्ट में कहता है कि y1 x0 solve this differential equation to find the equation of the curve expressing y in terms of this। तो जो सेपरेबल वेरिएबल हमने बनाया था उसको मैं एक बार लिख लूं, 1/2 y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू tan ऑफ x। y को सब्जेक्ट बनाना है ना तो 2 को उधर ले जाते हैं। अब आप इसमें इंटीग्रल ले लें, tan ऑफ x dx आ जाएगा 3/3 2। अच्छा tan एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, जब हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहां पे जो स्पेशल टाइप थी मैंने डिस्कस की थी। tan का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं ले सकेंगे ना आप, इसको अगर आप ब्रेक कर ले साइन ओवर कॉस की फॉर्म में तो फिर आप इसको ले सकते हैं। देखिए नीचे फंक्शन कॉस है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो कि ऊपर माइनस नहीं है, तो माइनस को इंटीग्रल के इनसाइड भी मल्टीप्लाई कर दें और बाहर भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा y³/3 - 2। अब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो log ऑफ फंक्शन और प्लस सी आ जाएगा। ये लेंगे मैं इसमें गिवन कंडीशंस यूज कर लेता हूँ, तो y की वैल्यू 1 है तो ये 1/3 आ जाएगा -2 log ऑफ cos ऑफ 0 प्लस सी। अब देखिए cos 0 1 होता है तो ये log ऑफ 1 बनेगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसलिए c की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये लीजिए y³/3 इज इक्वल टू -2 log ऑफ cos ऑफ x एंड प्लस 1/3। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज -6 log ऑफ cos ऑफ x और ये आ जाएगा +1, क्योंकि हमने y को सब्जेक्ट बनाना था 1 - 6 log ऑफ cos ऑफ x, और ये लें जी इसको क्यूब रूट ले लिया, ले हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।